हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी इन डेप्थ की सेकंड क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने लास्ट वीडियो देख ली हो तो ठीक है, नहीं देखी हो तो देख लीजिए, क्योंकि आने वाली क्लासें जो भी होंगी उनमें आपको अगर कंटिन्यूटी बनानी है और इंटरलिंकिंग करनी है तो पहली क्लास को देखना ज़रूरी है, क्योंकि तभी रिदम बन पाएगा। बीच में से यदि आप कोई क्लास देखेंगे तो फिर चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो चलिए आज फटाफट से कल की क्लास का रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था, ताकि हम इस क्लास से उसको लिंक कर सकें। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम इंट्रोडक्शन क्लास थी तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था हमने संविधान का, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था हमने राज्य व्यवस्था का, उनके बीच में थोड़ा अंतर भी समझा था। इसके बाद हमने समझा था कि शासन क्या होता है, फिर शासन और सरकार के बीच में हमने अंतर पर जिक्र किया था। हालांकि हमने शासन को तो समझा दिया था, लेकिन सरकार को हमने नहीं बताया था, जो कि आज की क्लास में हम डिस्कस भी कर लेंगे और दोनों के बीच का अंतर भी समझ लेंगे। इसके बाद हमने बताया था कि संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं, क्या होती हैं संस्थाएं। इसके बाद हमने संविधान का निर्वचन देखा था, जिसमें संविधान के अंदर भाग, भाग के अंदर अनुच्छेद, अनुच्छेद के अंदर खंड, उपखंड, ये सभी चीज़ें देखी थी। फिर हमने देखा था मूल संविधान में कितने आर्टिकल हैं, कितने पार्ट्स थे, कितने शेड्यूल थी, तो ये सभी हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि पार्ट्स के कैसे कैसे कम ज़्यादा होते गए, कौन से संविधान संशोधन से कौन सा पार्ट हटाया गया, कौन सा जोड़ा गया, तो ये सभी चीज़ें देखी थी। इसके बाद हमने देखा था कि संविधान का वर्णन, जिसमें संविधान में कौन सा जो प्रोविज़न है वो कितना वेटेज रखता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमने देखी थी। ठीक है, तो ये था कल की क्लास का रिकैप। अब आज की क्लास हम सरकार क्या है इससे स्टार्ट करते हैं, ताकि शासन और सरकार के बीच का जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था अंतर का, तो वो भी क्लियर हो सके। ठीक है, तो देखिए सरकार क्या होती है। सरकार एक ऐसी संस्था है जो शासन चलाने का कार्य करती है। सरकार क्या है? एक ऐसी संस्था है जो शासन चलाने का कार्य करती है। देखिए अब यहाँ पर दोनों टर्म आ गए हैं। दोनों टर्म कौन कौन से? एक तो आ गया सरकार, दूसरा शासन। अब अगर कोई व्यक्ति ये जानता हो कि सरकार ही शासन है और शासन ही सरकार है, तो ये गलत कॉन्सेप्ट अभी जानता है। तो सरकार क्या है? एक ऐसी संस्था है जो शासन चलाने का कार्य करती है। शासन क्या होता है? तो शासन दैनिक गतिविधियों का संचालन होता है, जहाँ पर यदि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक जो भी गतिविधियां होती हैं तो इनका संचालन क्या होता है? शासन होता है। और इन गतिविधियों को चलाने के लिए जो संस्था होती है उसी को हम सरकार कहते हैं। तो ये क्या है? सरकार और शासन के बीच का अंतर है। सरकार की बात करें तो इसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहते हैं, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव कहते हैं और न्यायपालिका को जुडिशरी कहते हैं। विधायिका क्या होती है? तो सरकार का वह अंग जो कानून बनाने का कार्य करता है। मतलब जैसे कि कोई कानून बनाया, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया 2005 में जो आया था, तो इस कानून को बनाने का काम किसने किया? कार्यपालिका ने, न्यायपालिका ने या विधायिका ने? तो विधायिका ने इसका बनाने का कार्य किया। अब ये कानून बन तो गया, लेकिन अब इसको लागू करना है, तो इसके लिए भी सरकार का एक अंग है, उसको कार्यपालिका कहते हैं, इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो कार्यपालिका क्या है? तो वह सरकार की वह संस्था है, सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है। इसके बाद में न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका, देखिए अब हमने विधायिका से कानून बनवा लिया, कार्यपालिका से उसको लागू करवा दिया, लेकिन अब इन कानूनों के संबंध में वाद विवाद भी तो होंगे, कुछ मुद्दे उठ के आएंगे, तो इनका निपटारा कौन करेगा? तो इन्हीं मुद्दों का निपटारा करने के लिए सरकारी की संस्था है, जिसको न्यायपालिका कहते हैं, इंग्लिश में जुडिशरी कहते हैं। तो न्यायपालिका क्या है? सरकार का वह अंग जो विवाद का निपटारा करता है, न्यायपालिका कहलाती है। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते कि भारत में सरकार का क्या स्वरूप है। अगर भारत में सरकार के स्वरूप की बात करें तो यहाँ भी सरकार के 3 अंग हैं, वही विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनके हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए कि क्या होती है विधायिका, क्या होती है कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होती है। अब हम विधायिका की बात करें तो विधायिका हमारे यहाँ पर द्विसदनीय विधायिका होती है, या द्विस्तरीय विधायिका होती है। द्विसदनीय तो नहीं, द्विस्तरीय विधायिका होती है। मतलब केंद्र के स्तर पर विधायिका और राज्य के स्तर पर या प्रांतों के स्तर पर। केंद्र के स्तर पर विधायिका को जो है वो संसद कहते हैं, और प्रांतों के स्तर पर विधायिका को राज्य विधानमंडल कहते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। और राज्य विधानमंडल में भी विधान परिषद और विधानसभा 2 सदन होते हैं, लेकिन प्रत्येक राज्य में होना ऐसा अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वर्तमान में अगर देखें तो मात्र 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनीय विधानसभा है, या द्विसदनीय विधानमंडल है। कौन कौन से वो राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश। जोड़े से हम इनको याद रख सकते हैं, यूपी, बिहार। ठीक है, फिर इधर महाराष्ट्र, कर्नाटक और इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ऐसे 3 जोड़े हैं, तीनों में विधान परिषद है। बाकी किसी भी राज्य में जो है वो विधान परिषद नहीं आता, तो वहाँ पर एक सदनीय विधानमंडल है।
ठीक है। अब देखो, अभी मैंने यहाँ पर लिखा है जैसे राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। क्या संविधान में ऐसा लिखा गया है? तो इसका उत्तर है नो, बड़े शब्दों में नो, बिग नो, है ना। क्योंकि देखो मैंने लिखा है यहाँ पर प्रचलित भाषा में राज्यसभा को उच्च सदन एवं लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। क्यों? हालांकि संविधान में इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। ये परंपरा अनुसार है, लोक प्रचलित भाषा में उच्च सदन निम्न सदन। हम आने वाली क्लास में जब हम संसद को डिटेल से पढ़ रहे होंगे तो जानेंगे कि उच्च सदन और निम्न सदन राज्यसभा को क्यों कहते हैं, लोकसभा को क्यों कहते हैं, है ना। इसके पीछे भी वजह है। अब अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका भारत में दो तरीके की है। कहाँ? एक राज्य की कार्यपालिका, एक केंद्र की कार्यपालिका। केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और उसका मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। राज्य की कार्यपालिका में जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, प्रांतीय सेवाएं, यहाँ पर केंद्रीय सेवाएं शामिल होती हैं केंद्र में, है ना। तो ये कार्यपालिका की संरचना थी कहाँ पर? केंद्र और राज्यों में। वहीं पर अगर न्यायपालिका देखें तो हमारे यहाँ पर न्यायपालिका का त्रिस्तरीय स्वरूप अपनाया गया है। अगर न्यायपालिका को अगर एक लाइन में कहना हो इसके स्वरूप को, तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका एकल, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। एकल का मतलब क्या होगा? एकल का मतलब होगा कि सर्वोच्च बॉडी जो है वो डिसीजन लेगी अगर किसी भी संबंध में कोई संशय है। तो मान लीजिए कि अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय सुनाया तो उसको चुनौती दी जा सकती है उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये कैसी हो गई? फिर एकल बॉडी हो गई, मतलब कि सर्वोच्च संस्था है, उसके निर्णय को कोई काट नहीं सकता, है ना। दूसरा एकीकृत है। एकीकृत मतलब कि तीनों संस्थाएं ना, यानी तीनों स्तर की जो न्यायपालिकाएं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के निर्णय को बदल सकती हैं, लेकिन यह निर्णय हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बदला जा सकता है। ऐसा नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को उच्च न्यायालय या फिर अधीनस्थ न्यायालय बदल दे, नहीं, नीचे से ऊपर हायरार्की में ये निर्णय बदले जा सकते हैं, ठीक है। और स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब हुआ? स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि कार्यपालिका और विधायिका गैर अनिवार्य रूप से न्यायपालिका के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, है ना। अन्य जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप कर सकती है, जैसे कि न्यायपालिका में अगर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी हो सर्वोच्च न्यायालय में, जैसे मान लीजिए, तो उसको बढ़ाती कौन है? तो वो संसद है। संसद क्या है फिर? तो विधायिका है ना। तो विधायिका का ही अंग है संसद। तो ऐसे करके आवश्यक या अनिवार्य रूप से जरूरी नहीं है कि वो हस्तक्षेप करे ही करे, लेकिन जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप कर सकती है ना। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब हुआ। तो देखिए हमने अभी सरकार की बात की कि हमारे यहाँ पर सरकार कैसी है, तो संविधान के कानूनों से, मतलब संविधान के प्रावधानों से चलती है, संविधान के प्रावधानों से ही उसका निर्माण होता है। तो हमारे यहाँ पर कैसी सरकार है? संवैधानिक सरकार है। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन को 3 बार रिपीट किया, 2014, 2020 और 2021। वो क्वेश्चन क्या था? संवैधानिक सरकार का अर्थ। ठीक है, सरकार तो हमने पढ़ ली, लेकिन संवैधानिक सरकार क्या होती है तो वो यूपीएससी पूछता है। हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा और बेसिक से थोड़ा एडवांस की ओर जो यूपीएससी ने क्वेश्चन किया। तो संवैधानिक सरकार क्या होती है इसका अर्थ जान लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए 3 बार रिपीट हो चुका है और आने वाले समय में भी रिपीट होगा ही होगा डेफिनेटली। तो संवैधानिक सरकार का अर्थ है वह सरकार जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रतिबंध लगाती है। यानी कि मान लीजिए कोई नागरिक है या कोई व्यक्ति है, तो उस की यदि स्वतंत्रता बाधित हो रही है राज्य की वजह से या राज्य की प्रक्रिया की वजह से, तो उस पर रोक लगा देगी कौन? संवैधानिक सरकार, है ना। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो बाधित नहीं होनी चाहिए राज्य की गतिविधियों से, और इसको जो है वो सुनिश्चित कौन करेगा? तो इसको सुनिश्चित करेगी संवैधानिक सरकार। मतलब और क्या होता है? अगर और अर्थ देखें, यदि ये वाला ऑप्शन नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन आएगा सीमित सरकार। सीमित कैसे हुई? सीमित ऐसे हुई कि संविधान में ही इसका स्रोत दिया गया कि इसका निर्माण कैसे होगा, और इसकी सीमाएं भी दी गई हैं। इस सरकार की ये सीमाएं होंगी, ये सीमाएं होंगी, तो ये सीमित सरकार हो गई। दूसरी लोकतांत्रिक सरकार, ऐसी नहीं कि भाई सरकार बन गई अब उसको बदल नहीं सकते। लोकतंत्र है, जनता ही इसको क्या बोलते हैं चुन के भेजती है अपने प्रतिनिधियों को, वही सरकार का निर्माण करते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार हो गई। दूसरा विधि के शासन वाली सरकार। विधि का शासन मतलब ऐसे नहीं कि अपने तरीके से चीज़ें चला रही हो सरकार अपने अकॉर्डिंग। संविधान में जो दिया गया है उन नियमों के अधीन रहते हुए
अधीन रहते हुए भी सरकार का संचालन या शासन का संचालन करती है सरकार। तो ऐसी सरकार क्या होती है? विधि के शासन वाली सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, सीमित सरकार होती है, और ऐसी सरकार जो व्यक्ति के स्वतंत्रता के हित में राज्य की स्वतंत्रता या सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ऐसे सरकार को हम संवैधानिक सरकार कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जब संवैधानिक सरकार पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध। तो राज्य क्या है भाई? तो राज्य को अगर हम कॉन्सेप्चुअली देखें तो राज्य के लिए व्हाट इज द स्टेट, ये इसमें यूपीएससी ने प्री में 2021 में क्वेश्चन भी किया है ना। तो इसके लिए 4 तत्व होने चाहिए, और चारों तत्व अनिवार्य होने चाहिए, मतलब एक साथ होने चाहिए। 4 यदि तत्व हैं राज्य के तो वो चारों अनिवार्य रूप से एक साथ होंगे, तभी राज्य की जो अवधारणा है वो पूरी होगी। यदि इनमें से एक की भी कमी रहती है तो राज्य का कॉन्सेप्ट जो है वो अधूरा रह जाएगा। ये 4 तत्व कौन कौन से हैं? पहला है भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार, और चौथा है संप्रभुता। भूभाग मतलब जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन तिब्बत का। क्या तिब्बत राज्य है या नहीं है? तो ये ना अगर चारों तत्वों पर खरा उतर रहा होगा तिब्बत तो वो राज्य है, अदरवाइज राज्य नहीं है। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, ये क्या भारत राज्य है या नहीं है ना। तो तिब्बत के पास भूभाग है क्या? तो हाँ भाई बिल्कुल है भूभाग। उसके बाद जनसंख्या है क्या? तो बिल्कुल है जनसंख्या। सरकार है क्या? सरकार नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ क्या? गलत। देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है तिब्बत के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से फीचर हैं जिससे वो राज्य डिक्लेयर हो सकता है। तो देखिए तिब्बत भूभाग है क्या? बिल्कुल नहीं है। तिब्बत में जनसंख्या है क्या? तिब्बत के पास बिल्कुल जनसंख्या है। तिब्बत की अपनी सरकार है क्या? बिल्कुल सरकार है। लेकिन उस तिब्बत के पास संप्रभुता है क्या? तो नहीं है, बिल्कुल संप्रभुता नहीं है, क्योंकि वो चाइना के द्वारा ही रूल की जाती है या चाइना के अंडर ही काम करती है। तो इस तरीके से तिब्बत क्या है? राज्य नहीं है। अब हम भारत का एग्जाम्पल लेते हैं। भारत के पास अपना भूभाग है क्या? तो भाई बिल्कुल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर वाला भूभाग है हमारे पास। इसके बाद जनसंख्या है क्या? अरे बहुत ज़्यादा है भाई, 140 करोड़ जनसंख्या। तीसरा सरकार है क्या? बिल्कुल सरकार है। सरकार बदलती भी रहती है ना, तो सरकार भी है। संप्रभुता है क्या? तो संप्रभुता भी है। अभी हम देखेंगे संप्रभुता क्या होती है। मतलब कि संप्रभुता का अर्थ है कि ऐसी सरकार या ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ पर कोई भी सरकार या कोई भी देश अपने मामलों में, आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। मतलब कि अगर एक घर की बात करें तो एक घर में क्या हो रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, या कोई चीज़ किसी को लेगा क्या नहीं लेगा, वो उसके घर का मुखिया तय करेगा, ना कि दूसरे घर का व्यक्ति। ठीक है, तो इस तरीके से संप्रभुता का अर्थ हम आगे भी समझेंगे। तो ये चारों तत्व तो भारत के अंदर हैं, तो इसलिए भारत कैसा क्या भारत राज्य है? तो बिल्कुल राज्य है। ठीक है, तो देखिए अभी तक तो हमने मतलब सरकार, शासन, ये सब जो पिछली क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे उनको डिस्कस किया। अब मेनली क्लास ये प्रस्तावना की है। तो अभी तक अगर आपने क्लास देखी होगी 14-15 मिनट, तो आपने देखा होगा कि भाई प्रस्तावना तो हम थंबनेल देख के आए थे, लेकिन प्रस्तावना जैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा क्लास में। तो चलिए अब पूरी क्लास ही प्रस्तावना पर होगी आगे, है ना। 1 घंटे के आसपास क्लास होगी, सारी की सारी क्लास प्रस्तावना पर। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होगी, आसान भाषा में होगी, मज़ा आएगा आपको पूरी क्लास देख के जाइएगा। और यदि इसमें भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है कि हमें ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, कोशिश तो ये रही कि आपको कमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर फिर भी अगर समझ नहीं आता है रियल में तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, और यदि समझ में आता है तो अप्रिसिएट भी कीजिए प्लीज़, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसी आसान भाषा में जटिल कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। देखिए प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना एक प्रीफेज है। प्रीफेज मतलब यदि एक एग्जाम्पल से माध्यम से समझें तो यदि ताजमहल का एग्जाम्पल लें तो ताजमहल अगर बाहर से दिख रहा है तो हम क्या एज्यूम कर सकते हैं? बाहर से खूबसूरत है ना, दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो हम हमारे मन में एक छवि बन रही होगी ताजमहल अंदर से कितना खूबसूरत होगा, इसमें ये होगा, इसमें वो होगा, है ना, इसमें संगमरमर के कितने शानदार शानदार चीज़ें लगी होंगी, कितना शानदार दिखेगा अंदर से। तो इसी तरीके से एक घर की भी अगर संरचना की बात करें, एक घर बहुत लग्जरी घर बना हुआ है ना, और बाहर से उसका स्ट्रक्चर उन्होंने और मतलब अट्रैक्टिव बना दिया है, तो हम जब भी उस घर को देखेंगे तो हमारे मन में ज़रूर छवियां बनेंगी कि इसमें इतने कमरे होंगे, इतने लग्जरियस घर, रूम, मकान सब कुछ होगा अंदर।
तो ऐसे ही संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना भी जो भी संविधान में अंदर दिया गया है, जो भी प्रावधान है, तो उनका एक जो है वो ओवरव्यू दे देती है कि हमारे संविधान में ये तत्व दिए गए हैं, ये प्रावधान दिए गए हैं। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा है कि प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उसके उद्देश्यों, शासन प्रणाली का स्वरूप और संविधान अपनाने की तिथि का उल्लेख है। तो उसमें क्या लिखा गया है, जैसे अगर हम संविधान की प्रस्तावना को देखिए, अच्छे व्यक्ति की बात, मतलब अच्छे एस्पिरेंट की एक विशेषता ये भी है कि उसको कम से कम अगर संविधान पढ़ रहा है तो उसको प्रस्तावना तो याद होनी ही चाहिए। यदि आप संविधान में पढ़ने में रुचि रखते हैं और आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको प्रस्तावना जरूर याद होनी चाहिए। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ कि देखिए, आपको प्री में तो कोई हो सकता है ना भी पूछे, चाहे वो स्टेट PCS हो या फिर UPSC हो, वहाँ पर आपको प्रस्तावना नहीं पूछी जाएगी कि इसको लिख के बताओ, या फिर ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, बहुत डिटेल से, है ना, बहुत डिटेल से नहीं पूछी जाएगी। लेकिन और ना ही आपको मेंस में लिखने के लिए दी जाएगी कि भाई प्रस्तावना को लिखो 10 नंबर में। लेकिन आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे, आपको ऑप्शनल यदि पॉलिटिकल साइंस हो, है ना, PSIR हो, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तो आपको ज़रूर मतलब जो इंटरव्यूअर है वो इंटरेस्ट रख सकता है कि भाई मतलब संविधान की प्रस्तावना क्या होती है। जैसे ही आप जाएंगे, हो सकता है आपसे आपका परिचय लेने के बाद आपसे पूछे कि प्रस्तावना को बताओ भाई, प्रस्तावना क्या होती है, कुछ अगर आपको याद हो तो सुना के बताओ, तो आपको मना ना करना पड़े वहाँ पर, इसलिए प्रस्तावना याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, मुझे तो याद है, और मैंने याद कैसे की थी, तो मैं तो NCERT जब भी पढ़ता हूँ उसका 2 से तीसरे पेज पर दी है, तो हर बार जब भी पढ़ता हूँ NCERT तो सबसे पहले प्रस्तावना को ही पढ़ता हूँ। तो कम से कम अगर मैंने 50 बार NCERT को खोला होगा तो 50 बार कम से कम मैंने प्रस्तावना पढ़ी होगी। यदि आप इतने टाइम 2-2 5-5 मिनट दे देते हैं हर बार, तो आपको प्रस्तावना के एक एक शब्द, एक एक कॉमा भी याद हो जाएगा, है ना, कौन सा कॉमा कहाँ लगा है, कौन सा शब्द क्या है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं प्रस्तावना, यदि किसी को याद नहीं होती है। ठीक है, चलिए, तो प्रस्तावना देखा कि क्या होती है। अब प्रस्तावना कहाँ पर होती है संविधान में, वो भी देख लेते हैं। देखिए, संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान का मतलब होता है जहाँ पर अधिकांश हिस्सा संहिताबद्ध दस्तावेज के कारण में लिखित हो। मतलब अब मैंने अधिकांश हिस्सा बोला, ऐसा नहीं कि 100% ही हो। भारत में भी ऐसा, भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान लिखित संविधान है, अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। ये दोनों अच्छे एग्जाम्पल है, क्योंकि अमेरिका का संविधान जो है सबसे पहला लिखित संविधान है, भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने दोनों एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अधिकांश हिस्सा संहिताबद्ध दस्तावेजीकरण के रूप में लिखे, तो मतलब है कि देखो, हमारे संविधान में 395 आर्टिकल थे मूल संविधान में, है ना, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं इनके अंदर कि कौन कौन सी चीज़ें क्या होंगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिखी हुई नहीं हैं, जैसे कि आपने मान या आबादी का अगर प्रावधान, मतलब मान या आदि के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप उनकी पद मुक्ति के संबंध में पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ने में आएगा कि संविधान में उनकी पद मुक्ति के बारे में कोई भी प्रक्रिया नहीं है। या फिर जब आप राज्यपाल की पद मुक्ति के बारे में या उसको हटाने के बारे में, राज्यपाल को हटाने के बारे में आप पढ़ेंगे, तो संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि इनकी हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। मान्य आबादी के हटाने की प्रक्रिया सीधी सी है कि परंपरा अनुसार, यहाँ शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, संविधान के अनुसार नहीं, परंपरा अनुसार जब भी केंद्रीय सरकार बदलती है तो मान्य आबादी को भी हटना पड़ता है अपने पद से। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्रीय सरकार की अनुशंसा पर ही मान्य आबादी की नियुक्ति होती है, इसलिए जब सरकार हटती है तो मान्य आबादी को भी हटना पड़ता है। ठीक है, तो ये कैसा परंपरा अनुसार है, ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए कुछ हिस्सा कैसा हो गया, गैर लिखित हो गया। तो लिखित संविधान में भी गैर लिखित मतलब परंपरा के कुछ तत्व पाए जा सकते हैं, वहीं पर अलिखित संविधान में भी कुछ लिखित अंश मौजूद होते हैं, लेकिन अधिकांश हिस्सा वहाँ पर परंपराओं पर चलता है। इसका अच्छा एग्जाम्पल ब्रिटेन है, क्योंकि वहाँ पर राजतंत्र था और जो राजतंत्र के समय से परंपराएं चली आ रही थी वो अभी भी चल रही हैं। ठीक है, तो वहाँ ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखा हो, बस सब चल रहा है परंपरा के अनुसार। इसके लिए अगर देखो, हमने जब ये समझा कि भाई लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है, तो प्रस्तावना को भी देख लेते। प्रस्तावना सामान्यतः देखो, लिखित संविधानों की विशेषता तो होती है कि लिखित संविधानों में प्रस्तावना होती है, लेकिन ऐसा अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक लिखित संविधान में प्रस्तावना हो ही हो। अनिवार्य विशेषता नहीं है लिखित संविधान की प्रस्तावना, है ना, होती है, अच्छी बात है, लेकिन अनिवार्य विशेषता नहीं है। एक क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं इतना पढ़ने के बाद में। मैंने ये क्वेश्चन बनाया जैसे कि संविधान के बारे में, लिखित अलिखित संविधान के बारे में। देखिए, कथन निष्कर्ष के रूप में मैंने क्वेश्चन बनाया, लिखित और अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का अंतर होता है, प्रकार का नहीं।
कारण दुनिया के सभी संविधान में लिखित और अलिखित दोनों अंश पाए जाते हैं। देखिए इसको अटेम्प्ट कैसे अपन, अभी जैसे मैंने लिखित संविधान बताया था तो लिखित संविधान में दोनों अंश मौजूद थे, मैंने ये भी बताया, क्योंकि कुछ हिस्सा लिखित है, ज़्यादातर हिस्सा लिखित संविधान में लिखित है, कुछ हिस्सा परंपरा के रूप में है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, लिखित और अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का अंतर है। मात्रा किसकी, लिखित ज़्यादा है और अलिखित की मात्रा कम है। अलिखित में अलिखित की परंपराओं की मात्रा ज़्यादा है और लिखित की मात्रा कम है। तो क्या है, मात्रा का अंतर है, बिल्कुल सही बात है। प्रकार का अंतर नहीं है, सही बात है। प्रकार का अंतर थोड़ी ना कि लिखित और अलिखित में बिल्कुल सेपरेशन हो, दोनों में एक दूसरे के तत्व हैं, यानी कि मात्रा का अंतर है। पहला तो सही है स्टेटमेंट। दूसरा, दुनिया के सभी संविधानों में लिखित और अलिखित दोनों अंश पाए जाते हैं, सही बात है। देखो हमने 3 के तो एग्जाम्पल ही देख लिए, भारत, यूएसए और ब्रिटेन के, ये सबसे बड़े और प्रसिद्ध संविधानों में से एक हैं, है ना। तो इनमें जब दोनों अंश मौजूद हैं तो लगभग सभी संविधान, पूरे जो भी दुनिया में संविधान हैं जितने भी, उनमें दोनों अंश पाए जाते हैं, लिखित भी और अलिखित भी। तो इसलिए ये दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। इसको देखो, जब कथन निष्कर्ष के ऐसे क्वेश्चन आए तो इनको अटेम्प्ट कैसे करते हैं। पहला वाक्य हमने पढ़ा, लिखित और अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का अंतर नहीं। जब हम दूसरा वाक्य पढ़ेंगे तो उसको इंटरलिंक करने के लिए कि क्या वो उसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं, तो हमें क्योंकि शब्द जोड़ना होता है यहाँ पर। देखो मैं दोबारा से पढ़ के बताऊं, लिखित और अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं, क्योंकि दुनिया के सभी संविधानों में लिखित और अलिखित दोनों अंश पाए जाते हैं। अब देखो ये इससे लिंक कर सा रहा है ना। तो ऐसे में इस क्वेश्चन को क्योंकि वर्ड को जोड़कर अटेम्प्ट किया जा सकता है। देखिए अभी तक तो हमने प्रस्तावना की जो परिचय हमने देखा कि प्रस्तावना क्या होती है, कैसी होती है। अब हम अगर प्रस्तावना के इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव रखा, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। यही प्रस्ताव आगे चल के जो है वो संविधान की प्रस्तावना का आधार भी बना। संविधान सभा ने लंबे विचार विमर्श के बाद 2-3 महीने के बाद में जब इस पर विचार कर लिया तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब इसको नेहरू जी ने इसको मतलब संविधान सभा में रखा था उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा की 5वें नंबर की बैठक थी। एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2021 में प्री में एक क्वेश्चन किया कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, वह संविधान सभा की कौन सी बैठक थी। तो 5वीं। कभी भी ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में तो अभी तक नहीं आए, लेकिन भविष्य में चूँकि ज़्यादा फैक्चुअल होता जा रहा है यूपीएससी, तो ऐसे स्टेटमेंट डाल सकता है ना। तो हमें तैयार रहना है इस तरीके के क्वेश्चन से भी। और इस नोट्स की खास विशेषता भी यही है कि इसमें स्टेट पीसीएस के ऐसे क्वेश्चन जो यूपीएससी कभी भी पूछ सकता है, उनको भी मैंने कवर कर लिया है फैक्चुअल, है ना। तो चलिए फिर हमने देखा कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया और फिर संविधान सभा ने तय किया कि भाई उद्देश्य प्रस्ताव में वो सभी चीज़ें मौजूद हैं जो हम प्रस्तावना में शामिल करना चाह रहे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि इसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में मान्यता दे दी। और हालांकि ये ध्यान रखना कि इसके लिए प्रस्तावना शब्द का यूज नहीं किया था, उन्होंने इसके लिए उद्देश्य का शब्द का यूज किया था, है ना। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के क्या बना, प्रस्तावना बना संविधान की, है ना। आप देखो थोड़ा फैक्चुअल देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की संकल्पना जो है वो यूएसए के संविधान से ली गई है कि भाई हमारे देश में हमारे संविधान में प्रस्तावना होगी, नहीं होगी तो कैसी होगी। तो इसकी संकल्पना कहाँ से, अमेरिका के संविधान से ली गई है। लेकिन यहाँ पर जो भाषा इसकी है कि हम भारत के लोग, इस तरीके से जो एक तरह ऊपर से नीचे तक लिखे गए, कौन सा मतलब लाइन कहाँ पर आएगी, तो इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है ना। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एज इट इज़ नहीं ली गई है, कोई भी चीज़ हमने किसी भी संविधान से एज इट इज़ नहीं ली है ना। हालांकि हमारे संविधान पर जब इसकी हम विशेषताएँ पढ़ते हैं तो आलोचना के रूप में ये बोला जाता है कि उदार का थैला है ना, उदार का थैला है भारतीय संविधान। तो लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा संविधान दुनिया के विभिन्न संविधानों से पढ़ने के बाद अपनी विशिष्ट विशेषताओं, देश की विशिष्ट विशेषताओं के संदर्भ में बनाया गया संविधान है ना। तो किसी का उदार का थैला नहीं है। हमने वहाँ के प्रोविज़न पढ़े, उसके आधार पर अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से हमने प्रावधानों का संविधान निर्माताओं ने निर्माण किया, है ना। तो चलिए ये तो हमने थोड़ा फैक्चुअल देख लिया। अब प्रस्तावना के अंदर चलते हैं। प्रस्तावना की मुख्य बातों की अगर बात करें तो इसमें 4 बातें दी गई हैं। कौन कौन सी हमने अभी देखा था कि संविधान के आदर्श, दूसरा हमने देखा था कि सत्ता का स्वरूप, और तीसरा देखा था कि सत्ता का उद्देश्य, और चौथा संविधान को अपनाने की तिथि दी गई थी। अगर मुख्य बातों की अब अगर हम बात करें तो सबसे पहली लाइन जब हमने पढ़ी थी कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो ये वाली लाइन ही आएगी, हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो हम भारत के लोग क्या है, तो प्रस्तावना बताती है कि भारत में सत्ता का स्रोत क्या है। तो सत्ता का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग यानी जनता ही सत्ता का स्रोत है। उसके बाद में सत्ता का स्वरूप क्या है, तो अभी हमने देखा सत्ता का स्वरूप क्या है, स्वतंत्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सत्ता का स्वरूप है। इसके लिए हमें क्रम ध्यान रखना, सीक्वेंस ध्यान रखना, क्योंकि यूपीएससी सीक्वेंस पूछ लेगा। ये दो जो शब्द हैं समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये हम आगे वाले समय में पढ़ेंगे कि ये मूल संविधान में शामिल नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया। और इससे पहले मूल संविधान में जो प्रस्तावना का सत्ता का स्वरूप था प्रस्तावना में, वो ये था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि मूल संविधान में प्रस्तावना में सत्ता का स्वरूप क्या था, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी पंथ निरपेक्ष तत्व 1976 में जोड़े गए, है ना। अब सत्ता का उद्देश्य की बात करें तो सत्ता का उद्देश्य क्या है, तो न्याय, जो कि 3 प्रकार का है। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और इसको हम आने वाली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद में स्वतंत्रता, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को हम डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, आसान भाषा में, आपको पूरा समझ आएगा। नहीं आए तो आप कमेंट करना, मैं दोबारा से समझा दूंगा और आसान एग्जाम्पल ले लेकर, है ना। तो न्याय 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति, उपासना, है ना, इन सबकी स्वतंत्रता। कौन कौन सी, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता 5 प्रकार की। इसके बाद में समता या फिर समानता, लेकिन अगर हम देखें कि समता और समानता अगर एक है क्या, तो नहीं, हमारे संविधान की प्रस्तावना में समता को अपनाया गया है, समता शब्द यूज किया गया है, समानता नहीं। तो समता और समानता में क्या अंतर होता है, ये भी हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। इक्विटी और इक्वलिटी में अंतर। इसके बाद में व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता, बंधुता, एकता और बंधुता के बीच में अंतर क्या होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप तो क्लास में बने रहिए, आप निस्वार्थ भाव से बस इस क्लास को देख लीजिए। इन क्लासेस जो भी पॉलिटी के मैं क्लासेस दूंगा उनको आप देख लीजिए। आप लास्ट क्लास तक पहुंचते पहुंचते पाएंगे कि आपके बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं आती थी वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं और एग्जाम के लिए आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम एक एक शब्दावली को डिटेल से समझते हैं, क्या होते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होती है, समाजवाद क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, गणराज्य। तो इन सब शब्दावलियों को आज की क्लास में हम एक एक से डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता, इन सब के कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला जो शब्द है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सोवरेन, सोवरेनिटी, संप्रभुता। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। मैंने अभी एक घर के एग्जाम्पल से समझाया था कि एक घर में आंतरिक निर्णय कैसे होंगे, क्या होंगे, वो उस घर का मुखिया तय करेगा। मान लो कि एक पिता को या एक माता को, जो भी उस घर का मुखिया है, यदि उसको अपने बेटे की शादी करनी है, बेटी शादी करनी है, कहाँ करनी है, कब करनी है, इसका निर्णय कौन लेगा, तो उस घर का जो भी मुखिया होगा, माँ या पिता जो भी होंगे, तो वही निर्णय लेंगे ना। हाँ, बस ये है कि अपने जो भी लड़का लड़की है उससे डिस्कस करके ही लेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि डिक्टेटरशिप हम कहेंगे वहीं होगी, ऐसा आजकल नहीं चलता है। लोकतंत्र है हमारा देश, है ना, लोकतंत्र कॉन्सेप्ट को लागू करता है। तो वहाँ पर भी मतलब घर में भी लोकतंत्र ही लागू होना चाहिए कि भाई कोई भी डिसीजन हो जिसमें सबकी राय लेनी चाहिए और जहाँ पर सर्वसम्मति बन रही है उसी निर्णय को लागू किया जाना चाहिए घर में भी। तो ये आंतरिक मामला हो गया। लेकिन बाह्य मामलों की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए किसी पड़ोसी से या किसी रिश्तेदार से या किसी अन्य व्यक्ति से हमें कैसे संबंध रखने हैं, तो उस घर के लोग या उस घर का मुखिया ही तय करेगा, ना कि पड़ोसी तय करेगा कि हमें किसी व्यक्ति के साथ में कैसे संबंध, किसी परिवार के साथ कैसे संबंध रखने हैं, ठीक है। तो यही बात जो है वो ये घर वाली बात ही एक देश पर लागू होती है। यहाँ पर भी आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। आंतरिक मामले जैसे राजनीतिक निर्णय, आर्थिक निर्णय, सामाजिक निर्णय, मतलब कि अगर आरक्षण का मुद्दा है या फिर कोई धार्मिक मुद्दा है, ये आंतरिक मुद्दा हो गया। इसमें अगर कोई निर्णय लेना हो या कुछ समस्या आ रही हो तो हमारे देश की सरकार संप्रभु है, वही तय करेगी, वही निर्णय लेगी कि कौन सा निर्णय सही है, कौन सा नहीं है। ये कोई दूसरा देश तय नहीं करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति आके बाहर से तय नहीं करेगा, कि ना ही वो हस्तक्षेप करेगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है। बाह्य मामले जैसे कि मान लो कि किसी देश के साथ हमें कैसे आर्थिक
संबंध रखने हैं, रूस के साथ कैसे संबंध रखने हैं, इटली के साथ कैसे रखने हैं, इसराइल के साथ कैसे रखने हैं, यूक्रेन के साथ कैसे, अमेरिका के साथ कैसे, पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध। तो इन सब के निर्णय मतलब इन सब के साथ हमें कैसे संबंध रखने हैं, इसका निर्णय हमारे देश की सरकार करेगी, क्योंकि वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, संप्रभु सरकार है। अमेरिका कोई पावरफुल कंट्री तय नहीं करेगी कि हमारे संबंध किसी देश के साथ कैसे होंगे, है ना। अमेरिका अगर भारत और पाकिस्तान के संबंध में जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, विवाद है, तो उसके संबंध में हस्तक्षेप करता है तो भारत तुरंत मना करता है कि भाई ये हमारा संप्रभु मामला है, हम दोनों राष्ट्र संप्रभु हैं, हम तय करेंगे आपस में कि क्या डिसीजन होगा जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर, है ना, आप इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को समझने के लिए। संपूर्ण पूरी विदेश नीति संचालित करने का, अंतर मामलों में संचालन का जो भी निर्णय होगा वो हमारे देश की सरकार तय करेगी, ना कि कोई बाहरी व्यक्ति। हुआ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का एक लाइन में अर्थ। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को समझने के बाद दूसरा शब्द प्रस्तावना में आता है समाजवाद। मूल संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। और समाजवाद होता क्या है एक्चुअली, तो समाजवाद एक विचारधारा है जिसके कुछ तत्व होते हैं, कुछ सैद्धांतिक तत्व होते हैं, जैसे कि संपत्ति के समाजीकरण, समानता, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण, शोषण की समाप्ति। तो ये सभी जो प्रावधान हैं वो समाजवाद के सैद्धांतिक तत्व हैं। क्या 42वें संविधान संशोधन से पहले भारतीय संविधान में समाजवाद के तत्व मौजूद नहीं थे? ऐसा नहीं है, बिल्कुल थे। कहाँ पर थे फिर? तो देखिए 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत में संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग 4, संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक DPSP के बारे में वर्णन है, और इनमें समाजवाद के लक्षण मौजूद हैं, समाजवाद के तत्व मौजूद हैं। यानी कि प्रस्तावना में जो समाजवाद तत्व जोड़ा गया उससे पहले भी संविधान में समाजवाद के लक्षण मौजूद थे। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है तो वो पूरी तरीके से सही है। ठीक है, इस चीज़ों का आप ध्यान रखें, है ना। इस ऐसे स्टेटमेंट जो है जनरली लोग सोचते हैं कि यार प्रस्तावना में समाजवाद जोड़ा गया 1976 में, तो फिर कहाँ से पहले होगा? नहीं, पहले भी थे। कहाँ पर? DPSP में। ठीक है, तो देखिए समाजवाद के व्यवहारिक रूप की अगर बात करें तो इसमें साम्यवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद या मार्क्सवाद दो कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर साम्यवाद की बात करें तो एक ऐसा समाजवाद जो वर्ग संघर्ष, क्रांति, हिंसा आदि के माध्यम से समाजवाद के सैद्धांतिक तत्वों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक समाजवाद ऐसी विचारधारा है जो चुनाव, संसद के कानून, योजनाबद्ध विकास, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से, है ना, संवैधानिक तरीके से समाजवाद को प्राप्त करने की कोशिश करता है। वो लोकतांत्रिक समाजवाद कहलाता है। ध्यान रखना, समानता दोनों में ये है कि दोनों ही समाजवाद के सैद्धांतिक तत्वों का समर्थन करते हैं, लेकिन इन समाजवाद के तत्वों को प्राप्त करने की जो इनके टूल्स हैं, साधन हैं, वो अलग अलग हैं। एक हिंसा के माध्यम से, दूसरा शांति के माध्यम से, है ना। देखो बात करें अगर भारतीय समाजवाद की या कहें कि प्रस्तावना के समाजवाद की, तो ये दोनों से अलग है, दोनों से अलग है। ना तो हमारा समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है और ना ही हमारा समाजवाद साम्यवाद या मार्क्सवाद है ना। देखिए भारतीय समाजवाद की अगर बात करें तो ये दोनों का मिश्रण है। दोनों का क्या है? मिश्रण है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद या साम्यवाद नहीं है, यह लोकतांत्रिक समाजवाद से निकटता रखता है, लेकिन यह लोकतांत्रिक समाजवाद से भी अलग है। भारतीय समाजवाद का अपना एक स्वरूप है, विशिष्ट स्वरूप है। तो अब फिर हम कैसे समझेंगे कि ये कैसा समाजवाद है? तो इसके लिए न्यायालय ने एक व्याख्या दी, और जो व्याख्या थी DS नकारा केस 1982 पर बेस्ड। उन्होंने क्या कहा उस केस में? न्यायालय ने कहा कि भारतीय समाजवाद गांधीवाद और मार्क्सवाद का अनोखा मिश्रण है, जो निश्चित रूप से गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। DS नकारा केस में ही न्यायालय ने भारतीय समाजवाद के 4 तत्व बताए। इसमें बोला पहला कि आय की असमानता को कम करता है भारतीय समाजवाद, दूसरा जीवन स्तर की असमानता को कम करता है, तीसरा मजदूर और वंचित वर्गों के कल्याण करता है, और चौथा विभिन्न रूपों में मौजूद शोषण को समाप्त करने की कॉन्सेप्ट करता है। ठीक है, तो चौथा तत्व क्या बताया उन्होंने? विभिन्न रूपों में मौजूद शोषण को समाप्त करना। ठीक है, उन्होंने बताया कि भारतीय समाजवाद का अर्थ है नागरिक को जन्म से लेकर मृत्यु तक सुरक्षा प्रदान करना, यानी पूरी तरीके से नागरिक को सुरक्षित करना। टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम क्रेडल टू ग्रोव। ये अगर इस प्रकार हम देखें तो भारतीय समाजवाद का संबंध सरकार की समानतावादी नीतियों से होता है, जिसमें
संपत्ति के निजीकरण या समाजीकरण का मुद्दा भारतीय समाजवाद के केंद्र में नहीं है, जो कि अगर हम देखें रूस और चीन के समाजवाद में दिखता है, वैसा हमारे यहाँ पर नहीं है कि भाई निजी संपत्ति को ख़त्म करो और पूरी संपत्ति जो है वो सरकार की होगी या कहें कि सार्वजनिक होगी। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर निजी संपत्ति से मनाही नहीं की गई है। यानी देखो हमारे यहाँ पर जैसे कि मान लो किसी के पास में कोई प्लॉट है या किसी के पास 5 बीघा ज़मीन है, तो ये क्या है, उसकी निजी संपत्ति है ना। लेकिन रूस में या कहें कि चीन में ऐसा नहीं है, वहाँ पर सारी संपत्ति सार्वजनिक होती है कॉन्सेप्चुअली, है ना। तो ये अंतर है। इसके बाद में भारतीय समाजवाद इस बात पर बल देता है कि सरकार की नीतियाँ समानता पर आधारित हो, है ना, और वे मजदूरों और वंचित वर्गों के कल्याण करती हैं। ऐसी नीतियाँ समाजवाद के हित में बनाई जाती हैं। लेकिन भारतीय समाजवाद निजी संपत्ति और पूंजीवाद का अनिवार्यतः विरोधी नहीं है, ध्यान रखना, बल्कि भारतीय समाजवाद में सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्ति का सहअस्तित्व संभव है, यानी कि दोनों एक साथ रह सकती हैं। कुछ संपत्ति जो वो सार्वजनिक होगी और कुछ संपत्ति जो है वो निजी होगी, तो सहअस्तित्व संभव है। समाजवाद एक ऐसी व्यवहारिक नीति है जिसे सरकार के समानतावादी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के रूप में देखा जा सकता है। सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो कि समाजवाद को बढ़ावा देती हैं, यानी कल्याणकारी योजनाएं मजदूरों के पक्ष में चलाई जाती हैं, ठीक है, शोषण के विरुद्ध योजनाएं चलाई जाती हैं सरकार की। तो ये सभी क्या है, समाजवाद के तत्वों को ही तो रेखांकित करती हैं, उनके आदर्शों को ही तो लागू करने का प्रयास करती हैं, प्राप्त करने का प्रयास करती हैं समाज, है ना। तो ऐसी नीतियाँ समाजवादी नीतियों का उदाहरण मानी जाती है। अभी हमने देखा समाजवाद। अब तीसरा जो टर्म था इसमें प्रस्तावना में, वो था पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष भी मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। अगर हम पंथ निरपेक्ष की बात करें तो इसके लिए सेक्युलर शब्द होता है, एक ऐसा देश जहाँ पर राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, है ना, यानी कि घोषित रूप से, जैसे कि पाकिस्तान का राजकीय धर्म क्या है, तो इस्लाम है। तो हमारे यहाँ पर ऐसा कोई भी धर्म डिक्लेयर नहीं है, संविधान या फिर सरकार ने ऐसा कोई धर्म नहीं कि भाई हमारा धर्म जो है वो हिंदू होगा, हमारा धर्म मुस्लिम होगा, हमारा धर्म क्रिश्चियन होगा, हमारा धर्म जैन होगा, बौद्ध होगा, कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया। तो कैसा धर्म, पंथ निरपेक्ष कैसा देश होता है, जहाँ पर राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे। देखिए हमारे यहाँ पर सिद्धांत कृषि या व्यावहारिकता किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं होता कि भाई हिंदुओं के लिए ये प्रिविलेज हैं और मुस्लिमों के लिए या फिर जैनों के लिए या फिर बौद्धों के लिए या क्रिश्चियन के लिए ये चीज़ें नहीं होंगी, यानी इनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ऐसा हमारे संविधान में या हमारी सरकार नहीं करती है ना। तो क्या दो कॉन्सेप्ट हो गए, राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे, यानी सभी धर्मों के व्यक्तियों को एक समान देखा जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट है सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी धर्म को मानते हों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होना। मतलब क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति जैन है, यदि वो चाहता है कि मुझे बौद्ध धर्म अपनाना है ना, तो ये उसकी स्वतंत्रता है कि वो बौद्ध जैन को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना ले। यदि कोई बौद्ध है, वो चाहता है कि मुझे हिंदू धर्म अपनाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब सरकार से इसका वो ले परमिशन कि भाई मुझे इस धर्म अपनाने की इजाज़त दे दो, ऐसे करके नहीं। उसकी स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो जिस भी धर्म को अपनाना चाहे वो उसको अपना सकता है। तो ये हुआ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, या धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ पर सभी नागरिकों को, ऐसा नहीं है कि केवल किसी धर्म विशेष के नागरिकों को ही ऐसा हो, सभी नागरिकों को ये अधिकार होता है धार्मिक स्वतंत्रता कि वो किसी भी धर्म को अपनाएं, या ऐसा भी होता है कभी कि वो किसी धर्म को नहीं अपनाएं, है ना। नास्तिक भी हो सकते हैं, किसी भी धर्म को नहीं अपनाने वाले, कि भाई मैं तो किसी भी धर्म को नहीं अपनाता, मैं तटस्थ हूँ, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ हुआ। तो देखिए ये तो सिद्धांत था कि भारत मतलब एक सेक्युलर स्टेट ऐसा होना चाहिए। क्या व्यवहार में भारत जो धर्मनिरपेक्ष या कहें कि पंथ निरपेक्ष है, सेक्युलर है, तो इसके लिए संविधान का सहारा लेते हैं। हम समझते हैं कि क्या वास्तव में हमारा देश या हमारा संविधान जो है पंथ निरपेक्ष है कि नहीं है। तो संवैधानिक दृष्टि से भारत एक पंथ निरपेक्ष देश माना जा सकता है, क्योंकि भारत में राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को पंथ निरपेक्ष घोषित करती है। मैंने पहले कहा था कि इस राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, यानी देश का कोई राजकीय धर्म नहीं है अपना डिक्लेयर, है ना। दूसरा, भारत के संविधान में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव की मनाही करता है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक के बीच में दिया गया है। पार्ट 3 में मौलिक अधिकारों में
समानता के अधिकार के संबंध में 5 आर्टिकल दिए गए और जिसमें आर्टिकल 15 में बोला गया कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। पहला ही टर्म है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ में धर्म, मूल वंश, तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना समानता के अधिकार का संबंध में मौलिक अधिकार है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत पंथ निरपेक्ष है। 2 प्रोविजन हो गए। तीसरा है भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की आज़ादी देता है। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें कोई भी धर्म का व्यक्ति अपने धर्म की प्रथाओं को अपना सकता है, उनका आचरण कर सकता है, किसी भी धर्म को नहीं भी मान सकता है। तो इस संबंध में देखें तो हमारा देश जो है किसी धर्म विशेष के पक्ष में झुका हुआ नहीं है, अर्थात कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य है। ठीक है, इसको भी समझा। अब हम लोकतंत्र को समझते हैं। लोकतंत्र क्या होता है? डेमोक्रेसी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। डेमोस प्लस क्रेसिया, ये डेमोस और क्रेसिया शब्द जो हैं वो ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेसिया का मतलब होता है शासन, यानी जनता का शासन। तो इसके लिए अब्राहम लिंकन गेट्सबर्ग स्पीच में एक वाक्य बोलते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये इन्होंने स्पीच में बोला था। तो ये क्या है? ये लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, लोकतंत्र का आधार वाक्य है। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जिसमें जनता जो है वो शासन का संचालन स्वयं करती है ना। इसका एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड जो देश है, यूरोप का एक देश है स्विट्जरलैंड, तो इसका अच्छा एग्जाम्पल है ना। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये कैसी होती है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ पर जनता शासन का संचालन स्वयं नहीं करती है, बल्कि उसके जो प्रतिनिधि होते हैं या जो जनता चुनती है अपने प्रतिनिधियों को, वो शासन का संचालन करते हैं। इसके भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के 2 पक्ष होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है संसदीय लोकतंत्र और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। तो भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, वहीं पर अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का उदाहरण यूएसए है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूएसए, और भी हैं, ब्राज़ील है, श्रीलंका, ये अध्यक्षात्मक लोकतंत्र उदाहरण है। संसदीय लोकतंत्र में हम ब्रिटेन को देखते हैं, भारत को देखते हैं, है ना। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? जिसमें जनता चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती है। फिर बात आती है कि भाई जब 2 प्रकार के थे, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, तो हमने भाई जनता को ही सीधी शक्तियाँ क्यों नहीं दे दी? वही शासन का संचालन कर लेती। हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्यों अपनाया गया? तो इसके पीछे 2 वजह हैं। पहला, देखिए भारत का क्षेत्रफल हमें पता होगा कि 32,87,263 किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो कि विश्व के बड़े देशों में 7वें नंबर पर आता है भौगोलिक दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। और स्विट्जरलैंड का जब हमने एग्जाम्पल देखा तो एक बहुत छोटा देश है यूरोप का, बहुत छोटा मतलब कि एक ज़िले के बराबर कह सकते हैं हम, एक ज़िले के बराबर देश है। और हमारा देश कितना है? बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि जनता भी बहुत ज़्यादा है। तो जब जनता सीधा शासन का संचालन करेगी तो सभी जो भी लोग हैं, सभी नागरिक हैं, उनकी राय जानना भी जरूरी है, उनके पक्ष विपक्ष जानना जरूरी है। तो ऐसे में जब ये स्विट्जरलैंड है छोटा है, तो एक ज़िले की जनता को इकट्ठा करना आसान है अपेक्षा कि एक देश के, बहुत विशाल देश की जनसंख्या को, 140 करोड़ हमारी वर्तमान में जनसंख्या है ना। तो उस जनसंख्या को एक जगह पर इकट्ठा करना या उनकी राय जानना, पक्ष विपक्ष जानना किसी मुद्दे पर, तो ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया हो जाती। तो इसके लिए 2 पक्ष दिए, मतलब 2 आधार दिए जाते हैं कि हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों नहीं अपनाया। पहला, भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या, क्षेत्रफल अधिक है और दूसरा जनसंख्या बहुत अधिक है, इसलिए ऐसा संभव नहीं कि एक जगह पर किसी सम्मेलन में पूरी जनता को बुलाया जाए, वहाँ पर उसकी राय जानी जाए, पक्ष विपक्ष में किसी विवाद या बाद में उसके पॉइंट ऑफ व्यू समझे, है ना। मान लीजिए कि 40 करोड़ जनता हमने बुलाई, तो 40 करोड़ जनता भी क्या एक जगह बुलाना संभव है? नहीं है ना। तो ऐसे ही हमने इसी कॉन्सेप्ट को बेस मानते हुए हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया। संविधान निर्माताओं ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया, ना कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र को। ठीक है, तो डिटेल से समझते हैं फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दोनों प्रकार, एक संसदीय लोकतंत्र और दूसरा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। मैंने बताया कि संसदीय लोकतंत्र में भारत और ब्रिटेन अच्छे एग्जाम्पल हैं, और वहीं पर अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में अमेरिका, रूस, ब्राज़ील, श्रीलंका ये अच्छे एग्जाम्पल हैं। अब इनके फीचर्स की बात करें तो संसदीय लोकतंत्र में दोहरी सदस्यता होती है। दोहरी सदस्यता मतलब विधायिका और कार्यपालिका आपस में
इंटीग्रेट होती है, जुड़ी हुई होती है। मतलब क्या होता है जुड़ी हुई होती है? क्या ये हमेशा साथ साथ चलती है, पूछ तरह जुड़ी हुई होती है, गांठ लगी होती है? नहीं। तो विधायिका के सदस्यों से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। विधायिका मतलब कि जो सांसद अपने चुन के जाते हैं, या कहें कि अगर राज्यों में तो विधायक चुन के जाते हैं, तो ये किसके? विधायिका के सदस्य हैं। लेकिन इन्हीं में से जो सदस्य सरकार का निर्माण करते हैं, सरकार बनाते हैं, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, वो कार्यपालिका होती है। तो ये इस तरीके से बेई सदस्य जो विधायिका के सदस्य होते हैं, उन्हीं में से कुछ सदस्य कार्यपालिका के सदस्य भी बन जाते हैं, अर्थात यहाँ पर दोहरी सदस्यता होती है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। वहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में पूर्णतः पृथक्करण होता है, शक्ति का पृथक्करण। मतलब विधायक का कोई सदस्य कार्यपालिका का नहीं होगा, और विधायक और कार्यपालिका कोई सदस्य न्यायपालिका का नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पर शक्ति का पृथक्करण, और संसदीय लोकतंत्र में दोहरी सदस्यता को आधार बनाया गया है। दूसरा, संसदीय लोकतंत्र में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका के बीच अंतर पाया जाता है। क्या मतलब है? एग्जाम्पल समझते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका होती है कि जिसके हाथ में शक्ति ना के बराबर हो, है ना, हेड ऑफ द स्टेट हो, मतलब नाम मात्र का संचालन करता हो। भाई उसका नाम तो नाम उसी का जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई कानून बना, कानून पर नाम जाएगा राष्ट्रपति का, लेकिन क्या उस कानून को राष्ट्रपति ने बनाया है? क्या केंद्रीय भूमिका रही है राष्ट्रपति की? नहीं। तो ये कैसी है? नाम मात्र की कार्यपालिका। सरकार का अंग तो है, लेकिन नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र का उसमें कंट्रीब्यूशन है, केवल उसका नाम जा रहा है, उसकी सहमति ली गई है, लेकिन वास्तविक उसका जो भी कानून बनाया है वो किसी और ने बनाया, और वो किसने बनाया? तो वो वास्तविक कार्यपालिका। और वास्तविक कार्यपालिका कौन है? जो सरकार का संचालन करती है। मतलब भारत के संदर्भ में देखें तो प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का संचालन करते हैं, उनकी केंद्रीय भूमिका होती है। जबकि अगर अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में देखें तो नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका जैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उनके बीच कोई अंतर ही नहीं होता। मतलब कि अमेरिका में प्रधानमंत्री जैसा कोई पद ही नहीं है। वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र कार्यपालिका एक ही है, वो है राष्ट्रपति, जिसका निश्चित कार्यकाल होता है। हम समझेंगे अभी। जैसे कि वास्तविक कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल नहीं होता। किसमें? संसदीय लोकतंत्र में। वास्तविक कार्यपालिका कौन है संसदीय लोकतंत्र में? प्रधानमंत्री। तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है भारत में, नहीं है ना। अगर प्रधानमंत्री अभी बने हैं 2024 में, तो जरूरी नहीं है कि वो 5 साल तक रहें ही। सामान्यतः ऐसा होता है कि सरकार का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल तक होता है, लेकिन उससे पहले भी सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है यदि वो संवैधानिक नियमों के आधार पर नहीं चल रही हो तो। ठीक है, लेकिन अगर अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में देखें तो वास्तविक कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है। जैसे कि मैंने बताया अभी, यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष निश्चित होता है। बहुत ही मतलब जटिल प्रक्रिया होती है कि इसमें राष्ट्रपति को हटाया जा सके। अभी तक हम देखेंगे कि 3 ऐसे राष्ट्रपति हैं अमेरिका में जिन पर महाभियोग चलाया गया है, लेकिन हटाया अभी किसी को भी नहीं गया है, क्योंकि बहुत जटिल प्रक्रिया है। मतलब क्या है, अभी हम देखेंगे इसका कि इसका फ़ायदा क्या है। इसका स्थायित्व मिलता है सरकार को, यानी कि अपनी नीतियों का संचालन आराम से कर पाती है। उनको डर नहीं रहता कि हम अगले समय में हमें बर्खास्त कर दिया जाएगा। वहीं पर अगर देखें कि संसदीय लोकतंत्र में वास्तविक कार्यपालिका का कोई कार्यकाल नहीं होता, और मतलब कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता, इसलिए उनको डर रहता है कि भाई अगले ही क्षण में अगर हमने थोड़ी भी गलती कर दी तो हमें बर्खास्त होना पड़ सकता, हमारी सरकार जा सकती है। तो इसका एक फ़ायदा, ये तो घाटा है। चलो ठीक है कि नीति का संचालन सही से नहीं हो पाएगा। उन्होंने कुछ सोची समझी रणनीति बनाई थी कि हम 5 साल में ये कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। पर उसका भी कुछ फ़ायदा है भाई। यदि मान लो कि अगर तुम्हें ये डर बना रहे, यदि आपको ये डर बना रहे कि कभी भी हमारा पद जा सकता है, तो आप हमेशा उत्तरदायी रहोगे। किसके प्रति? जनता के प्रति, जिन्होंने आपको चुनकर भेजा है। वहीं पर वास्तविक कार्यपालिका में देखा तो यदि एक बार ये चुन लिए जाते हैं तो उसके बाद इनकी हमेशा मतलब ये रहता है कि अब तो हम राजा हैं भाई, अब हमें 4 साल तक कोई नहीं हटा सकता। तो इसमें डिक्टेटरशिप, तानाशाही जैसे गुण आ सकते हैं, है ना भाई। अब देखा कि संसदीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण विशेषता सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रोविजन आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में इसका प्रोविजन है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई सरकार की कोई नीति बनी या सरकार का कोई काम हुआ, तो उसमें कुछ भी अगर बिगड़ता है या बनता है तो कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होगा उसके लिए। इसके लिए पूरी सरकार उत्तरदायी होगी कि अगर कुछ उन्होंने अच्छा किया तो
पूरा क्रेडिट सरकार को मिलेगा, ना किसी व्यक्ति को। यदि उन्होंने कुछ गलत किया सरकार ने, तो किसी व्यक्ति विशेष पर उसका मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा, पूरी सरकार पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में सामूहिक उत्तरदायित्व जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है ना। संसदीय लोकतंत्र में बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। बहुमत प्राप्त दल का शासन, जैसे भारत में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, बहुमत मिलता है, उसकी सरकार बनती है। वहीं पर अगर अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में देखें तो वहाँ पर विशेषज्ञों द्वारा शासन किया जाता है। संसदीय लोकतंत्र में द्विसदनीय विधायिका है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसलिए हम कहते हैं कि सरकार का अंग है राष्ट्रपति, है ना। संसदीय लोकतंत्र में गोपनीयता का ख्याल रखा जाता है। जब मंत्रीगण जो होते हैं वो शपथ लेते हैं तो वो गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि भाई हम संविधान के प्रति गोपनीयता रखेंगे, अपनी सरकार की नीतियों के प्रति गोपनीयता रखेंगे। तो ये सब चीज़ें संसदीय लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। ओके, देखिए अभी हमने संसदीय लोकतंत्र के कुछ दोष अवगुण गुण देखे थे, तो अब हम थोड़ा थोड़ा और देख लेते हैं। संसदीय लोकतंत्र के अगर अवगुणों की बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक अस्थायित्व की समस्या होती है। मैंने अभी बताया कि हर पल उनको डर लगता है कि हमारी सरकार न चली जाए, तो ऐसे में राजनीतिक अस्थायित्व हावी हो जाता है, यानी उसका डर रहता है, ये अवगुण है ना। नीतिगत संचालन सही से नहीं हो पाता। देखिए क्या इसका प्रभाव पड़ता है राजनीतिक अस्थायित्व का, तो नीतिगत निरंतरता का अभाव, क्योंकि सरकार की प्रकृति अस्थायी होती है। दूसरा, गठबंधन की राजनीति और शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भी संसदीय लोकतंत्र की कमजोरी रही है। गठबंधन की राजनीति में क्या होता है कि जितने भी दल जो है वो मिलकर सरकार बनाएंगे तो उनको अपने अपने हित भी दिखते हैं कि भाई हमें ये वाला पद चाहिए, हमें ये वाला पद चाहिए। तो ऐसे में ना सरकार की नीतियों का संचालन सही से नहीं होता, टुकड़ों में बंट जाती है सरकार। तो ये इसका अवगुण है संसदीय लोकतंत्र का। दूसरा अवगुण ये है कि योग्य मंत्रिपरिषद का अभाव होता है। यहाँ पर देखिए बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, तो ऐसे में क्या होता है ना, कुछ जो नेतागण हैं या कुछ हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो पढ़े लिखे कम होते हैं, उनको राजनीतिक अनुभव कम होता है, लेकिन जनता ने उनको चुन के भेज दिया। इस आधार पर क्या होता है कि जब वो मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं तो उनका उतना अनुभव नहीं होता, उनको इतना नॉलेज नहीं होता कि हमें क्या करना है जनता के लिए। ठीक है, तो क्या होता है इसमें योग्य मंत्रिपरिषद का अभाव होता है। वहीं अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में देखें तो वहाँ पर विशेषज्ञों द्वारा शासन किया जाता है। मतलब वहाँ पर अगर राष्ट्रपति चाहे अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में तो किसी भी व्यक्ति को अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है जो कि योग्य हो, मतलब कि जो कुशल हो। किसी भी, मान लीजिए अगर कुछ हमें नीति बनानी है जनसंख्या से संबंधित, तो कोई ऐसा व्यक्ति देखेगा राष्ट्रपति जो जनसंख्या की संबंध में उसने अच्छी खासी पढ़ाई की हो, उसको अच्छा खासा आइडिया हो, नॉलेज हो, है ना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में उसने लेख लिखे, तो ऐसे व्यक्ति को देखेगा और अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल कर लेगा और उस संबंध में नीति बनाने में उसकी केंद्रीय भूमिका बन जाएगी। जबकि संसदीय लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया जा सकता अपेक्षा कि वो जनता ने चुन के नहीं भेजा हो। और यदि किसी को शामिल किया जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर फिर जनता द्वारा नामित होना ही चाहिए, जनता द्वारा चुना जाना ही चाहिए, तभी वो आगे के लिए कार्यरत हो सकता है, अदरवाइज वो उसका पद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अवगुण हैं। गुण की बात करें क्या है, तो उत्तरदायित्व तो तानाशाही से रक्षा होती है। मतलब यही है कि अगर हर पल उनको डर लगा रहेगा कि हमारी सरकार गिर सकती है, हमारी सरकार बर्खास्त हो सकती है, तो जनता के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहेंगे। ऐसा नहीं कि केवल चुनाव के समय आए, दीदी बहन जी भैया बोल बोल के वोट ले गए, उसके बाद में 4-5 साल तक बस सोए पड़े हैं, है ना, कोई जनता की खबर नहीं ले रहे हैं। तो संसदीय लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, सिद्धांत है हमेशा सरकार उत्तरदायी बनी रहती है जनता के प्रति, तानाशाही से रक्षा होती है। मतलब डिक्टेटरशिप नहीं आती कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। दूसरा, विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय होता है। मतलब क्या है, देखो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में अगर सरकार बन गई तो उसको फिर गिरा नहीं सकते। यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका, मतलब कार्यपालिका सरकार होती है, विधायिका जो मंत्रीगण सभी चुन के जाते हैं, विपक्ष वगैरह और सरकार के सभी। तो विधायिका कभी भी कार्यपालिका को यानी संसद कभी भी सरकार को बर्खास्त कर सकती, गिरा सकती है यदि वो सही काम नहीं कर रही है तो, है ना, या संविधान के अनुरूप काम नहीं चल रहा है तो, या जनता में उसका विश्वास खो जाता है तो इसलिए विधायक और कार्यपालिका के बीच समन्वय बना रहता है। तो ये क्या है, इसके गुण हैं। ठीक है, अब यदि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के गुण अवगुण की बात करें तो अवगुण इसके ये हैं कि तानाशाही की आशंका बनी रहती है हमेशा, क्योंकि निश्चित कार्यकाल होता है, 4 साल तक 5 साल तक जो भी उसका कार्यकाल हो वो निश्चित हो गया, और अब
उनको जो करना है वो करते रहेंगे, क्योंकि उनको हटाने वाला तो कोई है नहीं इतनी आसानी से। दूसरा, विधायक और कार्यपालिका में गतिरोध की अधिक संभावना होती है, क्योंकि दोनों के सदस्य, विधायक और कार्यपालिका के सदस्य एक दूसरे से नहीं बनते हैं, अलग अलग बनते हैं। कभी होगा कि विधायिका के सदस्य जो है वो अपोजिशन के हों ज़्यादा, और कार्यपालिका के सदस्य सरकार के ज़्यादा हों, है ना, जो रूल कर रही है पार्टी उसके ज़्यादा हो। तो ऐसे में गतिरोध की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। तो इसमें क्या होता है कि नीति का निर्माण सही से नहीं हो पाता है और हमेशा मुद्दे बने रहते हैं विधायक और कार्यपालिका के डिस्प्यूट वाले। तीसरा, उत्तरदायित्व का अभाव होता है कि भाई जब एक बार चुनाव में वोट मांगने आ गए थे तब तो अच्छी अच्छी मीठी बातें कर ली थी, और जब जीत गए तो फिर अब नहीं आ रहे हम आपके पास, कौन हो। एक बार अगर विधायक जी के पास जाएं चुनाव के समय, तब तो वो देखो फोटो खिंचा लेंगे, पैरों में गिर जाएंगे, और उसके बाद जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर देखो बंगले पर आते तो अगर कोई कहता कि हमें मिलना है विधायक जी से, अरे अभी सर बिजी हैं। तो इस तरीके के जब वाक्य होते हैं तो वो उत्तरदायित्व के अभाव को प्रदर्शित करते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, उत्तरदायित्व का अभाव ये भी है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के अगर गुणों की बात करें तो राजनीतिक स्थायित्व, भाई अगर भाई क्या बोलते हैं, किसी अध्यक्ष को हटा नहीं सकते तो आराम से वो अपनी नीति का संचालन कर सकता है, इसमें राजनीति का स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। योग्य मंत्रिपरिषद का निर्माण हो सकता है। अध्यक्षात्मक में विशेषज्ञों का शासन होता है, आपको बताया ही कि कोई भी राष्ट्रपति किसी विशेषज्ञ को अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गए संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के फीचर्स, इसमें विशेषताएं, गुण, अवगुण सब देख लिए हमने, है ना। एक मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कभी भी कि भारत में ब्रिटिश पद्धति पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, क्या इसे छोड़कर भारत को अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को अपना लेना चाहिए, चर्चा कीजिए। तो मतलब यही है कि फिर हमने अगर संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ सोच समझ के अपनाया होगा, तो संसदीय को छोड़कर हमें अध्यक्षात्मक क्यों अपनाना चाहिए, उसके पीछे कुछ वजह हैं, और वो वजह इन्हीं गुणों अवगुणों में जो हमने पढ़े उसमें छुपी हुई हैं। पहला, जैसे कि भारत में समय समय पर केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर गठबंधन की सरकारें बनती रहती हैं। कई बार राजनीतिक अवसरवादिता या राजनीतिक परिपक्वता की कमी के कारण गठबंधन सरकारें गिर जाती हैं, जिससे राजनीतिक अस्थायित्व पैदा होता है। ये हमने क्या देखा, संसदीय लोकतंत्र का अवगुण था ये, राजनीतिक अस्थायित्व, है ना। दूसरा, 21वीं शताब्दी में आर्थिक और सैन्य दृष्टि से तेज विकास करने के लिए एक स्थायी सरकार का होने के साथ साथ एक योग्य मंत्रिपरिषद की भी आवश्यकता होती है। योग्य मंत्रिपरिषद किसका गुण है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का। राजनीति का स्थायित्व किसका गुण है, संसदीय लोकतंत्र का। तो हमें संसदीय को अगर छोड़ के अध्यक्षात्मक को अपनाना चाहिए, तो इसका देखो क्या फीचर्स हो सकते हैं या क्या मतलब इसमें लिखा जा सकता है क्वेश्चन में। पहला, संसदीय लोकतंत्र के अवगुण लिखेंगे हम, क्यों, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र जहाँ जहाँ पर कमजोर है उन्हीं चीज़ों को तो छोड़ के हमें अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। तो हमें क्या, संसदीय लोकतंत्र के अवगुण और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के गुणों को इस क्वेश्चन में लिखना होगा आंसर के रूप में। ठीक है, तो हमने देखा कि राजनीतिक अस्थायित्व जो है वो संसदीय लोकतंत्र का अवगुण है और योग्य मंत्रिपरिषद अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का गुण है। ठीक है, भारत की परिस्थितियों को देखते हुए अध्यक्षात्मक प्रणाली की जगह संसदीय प्रणाली अधिक उपयुक्त है। हमें देखो ऐसे में क्या होगा कि ये नहीं कि हमें फ्लो में बह जाना कि नहीं भाई अध्यक्षात्मक लोकतंत्र कितना अच्छा है, देखो सब कुछ चीज़ें सही चल रही हैं और सही हो जाती हैं, देखो अमेरिका कितना आगे निकल गया। लेकिन भारतीय परिस्थितियों को देखें तो यहाँ पर हमें संसदीय लोकतंत्र को ही अपनाना चाहिए और हमें संविधान निर्माताओं की जो भी उनके निर्णय थे उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ वाक्य लिखने होंगे, जैसे कि कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं संसदीय लोकतंत्र का। जैसे कि भारत जैसे देश में जहां बड़े पैमाने पर अशिक्षा, गरीबी, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद आदि पाया जाता है एवं जनता का मतदान व्यवहार धर्म, जाति, क्षेत्र आदि कारकों पर निर्धारित होता है, यह आशंका सदैव बनी रहेगी क्योंकि कट्टर व्यक्ति भी शासक बन सकता है। देखिए अमेरिका की परिस्थितियां अलग हैं, वहाँ पर जनता इतनी जागरूक है कि वो जाति, गरीबी, अशिक्षा, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद इनके मुद्दों पर मतलब वोट नहीं करती है। उनके मुद्दे अलग होते हैं जो रियलिस्टिक होते हैं। हमारे यहाँ पर धर्म देख लिया, जाति देख ली, है ना, उसी आधार पर जनता का पूरा मतदान व्यवहार चेंज हो जाता है। यदि उनको कुछ लोक लुभावन चीज़ें दे दी उसमें व्यवहार चेंज हो जाएगा। तो ये नहीं कि भारतीय जनता बुरी है, भारतीय जनता बुरी नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग अवेयर नहीं है अपने मुद्दों को लेकर, इसलिए हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं अमेरिका से। तो हमें क्या करना होगा, फिर हमें संसदीय लोकतंत्र को ही अपनाना होगा जो कि हमारे बीच से ही व्यक्ति जाए और वही हमारी बातों को सामने रखे। ठीक है, चूँकि मान लो कि अगर
कोई कट्टर व्यक्ति यदि बन जाता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में तो फिर उसको हटाना कठिन हो जाएगा। हमने भी देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपतियों पर 3 बार 3 राष्ट्रपतियों पर जो महाभियोग लगाया गया, लेकिन हटाया किसी को भी नहीं जा सका। तो ऐसे ही कट्टर व्यक्ति अगर बन गया भारत में और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र अपना लिया गया, तो फिर भाई वो किसी धर्म विशेष या किसी जाति विशेष के लिए कुछ अच्छे काम और किसी धर्म विशेष किसी जाति विशेष के लिए कुछ बेकार काम कर सकता है। ऐसे में पूरे देश की जो व्यवस्था है, पूरे देश की शांति है, वो भंग हो जाएगी, है ना। फिर दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संसदीय लोकतंत्र को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया है। मूल ढांचा हमने देखा था कि मूल ढांचा आपको बता दूं कि केशवानंद भारती के 1973 में संविधान न्यायपालिका ने प्रस्तुत किया था। और मूल ढांचे का विशेषता ये है कि इसमें जो भी प्रोविजन शामिल हो गया उसको सरकार बदल नहीं सकती है। संविधान के जो भी प्रोविजन इसमें शामिल होंगे उनको सरकार बदल नहीं सकती। जिस रूप में वो शामिल किए गए हैं वो उसी रूप में बने रहेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संसदीय लोकतंत्र को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया और इसे बदलने में संवैधानिक अड़चनें हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा संसदीय लोकतंत्र के संबंध में सब कुछ और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अब देखते हैं हम एक अलग टर्म जो था वो गणराज्य था। कौन कौन से समझ लिया अभी तक हमने? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, है ना, और लोकतंत्र। लोकतंत्र भी लोकतंत्रात्मक मतलब सांसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों। अब एक लास्ट टर्म बचा है गणराज्य। फिर इसके बाद में हम जो सत्ता के उद्देश्य हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में, है ना। आज हम ये अंतिम शब्द है गणराज्य, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। गणराज्य क्या है? तो जहाँ नागरिक किसी भी पद पर आसीन होने की अर्हता रखते हो। अर्हता मतलब योग्यता रखते हो। किसी भी पद मतलब एक हवलदार, एक टीचर से लेकर राष्ट्रपति तक का पद, है ना। कोई भी नागरिक, जरूरी नहीं है कि वो किसी धर्म विशेष का हो, जाति विशेष का हो तभी उसको पद मिलेगा। कोई भी व्यक्ति हो सकता है किसी धर्म किसी जाति विशेष का, उसको कहीं पर भी मतलब आसीन हो सकता है वो, यदि उसमें योग्यता है तो। ठीक है, गणराज्य का मतलब क्या है? एक ऐसे देश से जहाँ पर राज्य का प्रमुख वंशानुगत या मनोनीत ना हो। वंशानुगत मतलब कि कोई ऐसे, जैसे ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में राजा है तो राजा का बेटा ही अगला राजा होगा, है ना। राष्ट्रपति, मान लो कि अगर राष्ट्रपति का एग्जाम्पल लें, किसी देश में अगर राष्ट्रपति है तो उसका बेटा ही अगला राष्ट्रपति होगा, तो ऐसे वंशानुगत होता है। तो मनोनीत नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही चुनेगी और वही व्यक्ति देश का प्रमुख होगा, शासन का प्रमुख होगा। मतलब क्या होगा? राज्य का प्रमुख जहाँ पर जो वंशानुगत ना हो, मनोनीत ना हो, मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाए। हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का प्रमुख क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट। भारत के संदर्भ में देखें तो राष्ट्रपति होता है। हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है? जिसके नाम से शासन चलता है। हमारे यहाँ पर किसके नाम से शासन चलता है? यानी राष्ट्रपति के। सभी जो भी कोई भी मतलब कानून बनेंगे, नियम बनेंगे, उन पर नाम किसका जाएगा? राष्ट्रपति का, ना कि प्रधानमंत्री का। वहीं पर अगर हेड ऑफ द स्टेट के अलावा शासन का प्रमुख देखें, हेड ऑफ द गवर्नेंस, है ना, तो वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है, जो कि वास्तव में शासन का संचालन करता है, भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो। अब देखते हैं लोकतंत्र और गणराज्य में अंतर क्या है। लोकतंत्र और गणराज्य में सीधा सा अंतर है कि जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन कैसा है? लोकतंत्र है। भारत भी एक लोकतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, बल्कि क्या है? संवैधानिक राजतंत्र है। और हमारा भारत जो है वो लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है। भारत कैसे लोकतंत्र है? क्योंकि यहाँ पर वास्तविक शासन संचालन जो है वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही करते हैं, इसलिए भारत लोकतंत्र है। इस नज़रिए से तो ब्रिटेन भी लोकतंत्र है, कि वहाँ पर भी चुनाव होते हैं और वहाँ पर भी जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वही शासन का संचालन करते हैं। तो दोनों लोकतंत्र हैं, ब्रिटेन भी और भारत भी। देखिए, लोकतंत्र दोनों हैं लेकिन गणराज्य दोनों नहीं है। मतलब भारत गणराज्य है कैसे? क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। वहीं पर ब्रिटेन में देखें तो ब्रिटेन का राष्ट्रपति, ब्रिटेन का राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत होता है, मतलब वंशानुगत राजा होता है और राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा, है ना। वह निर्वाचित नहीं होता, इसलिए ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। ये डिफरेंस हमने समझा लोकतंत्र और गणराज्य में। लोकतंत्र में क्या होता है कि जहाँ पर शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधि करते हैं, जनता चुन के भेजती है, तो वहाँ पर तो दोनों हो गए। ब्रिटेन में भी चुनाव होते हैं, हमारे यहाँ पर भी चुनाव होते हैं, किसके लिए? शासन के संचालन के लिए। लेकिन हेड ऑफ द स्टेट जो जिसके नाम से शासन चलता है वो यदि जनता के द्वारा चुना जाए
तो वहाँ पर गणराज्य होगा, और जहाँ पर जनता के द्वारा हेड ऑफ द स्टेट को ना चुना जाए वहाँ पर गणराज्य नहीं है। तो हम वहाँ पर क्या है, फिर संवैधानिक राजतंत्र हो गया। संविधान तो ब्रिटेन में भी है, लेकिन वहाँ पर राजतंत्र चलता है संवैधानिक, है ना, संविधान के अनुरूप राजतंत्र। तो आज की क्लास में हमने प्रस्तावना के जो भी शब्दावलियाँ हैं मुख्य मुख्य, यानी कि सत्ता का स्वरूप कैसा होगा उसके संबंध में, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य संबंधी इन शब्दावलियों को समझा। अगली क्लास में हम प्रस्तावना में जो भी न्याय दिया गया है, स्वतंत्रता दी गई, समता दी गई है, एकता, अखंडता, बंधुता दी गई है, और जो भी अंगीकृत, नियमित, आत्मार्पण जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इनको अगली क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई, 1 घंटे की। तो फिर चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आज की इस क्लास को एंजॉय कीजिए। यदि जहाँ पर नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं उस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, तो फिर ठीक है, देखिए इस क्लास को, एंजॉय कीजिए, समझिए, और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए।